फ्रेंड, आज के क्लास में हम लोग फिलेट बेल्ट के डिज़ाइन वाले प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और इसे सोल्व करने के लिए कुछ स्टेप को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको जो डाटा गिवन है वो पता चल जाता है और आपको करना क्या है वो पता चल जाता है। तो हम लोग जब डिज़ाइन वाले प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को पता चलेगा कि आपको डिज़ाइन करना है। और जब कभी भी फिलेट बेल्ट की डिज़ाइन की बात आए तो आपको दो चीज़ को आपको कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले ये सेलेक्ट करना होगा कि आपकी साइज ऑफ बेल्ट कितना है। जब साइज ऑफ बेल्ट पता कर लेंगे तब आपको कितना लेंथ में बेल्डिंग मारना है ये पता करना होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब कभी भी फिलेट बेल्ट से डिज़ाइन की प्रॉब्लम आएगा तो आपको दो बात सोचना होगा। सबसे पहले खुद से आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि कितना साइज का बेल्ट यूज करना है, दूसरा कितना दूर में वो बेल्डिंग मारना है। ये दो चीज़ डिज़ाइन में आपको आएगा, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से जब पढ़िएगा तो आपको कुछ डाटा गिवन मिलेगा। उस गिवन डाटा की मदद से सबसे पहले आप साइज ऑफ बेल्ट सेलेक्ट करोगे। जैसे ही साइज ऑफ बेल्ट सेलेक्ट हो जाएगा, यानी हम लोग मान लेंगे कि इतना साइज ऑफ बेल्ट हमको यहाँ पे यूज करना है, तो उसके हिसाब से थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट जैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा तो आप क्या करोगे, जो सेक्शन का यूज कर रहे हैं उस सेक्शन के हेल्प से उस सेक्शन का स्ट्रेंथ निकाल लेंगे और साइज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट और स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन को बराबर करेंगे तो आपको मिल जाएगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट। जैसे ही इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट मिल जाएगा तो आप सेक्शन में उतना लेंथ में बेल्डिंग उतना साइज का लगा दोगे, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं और हर एक लाइन को पढ़ करके समझेंगे, ठीक है। कह रहा है कि ये टाई मेंबर इन अ ट्रस कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ एंगल ISA welded on either side of gusset plate 12 mm thick through the longer leg, ठीक है ना। एक बार में इतना क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे कहा क्या रहा है कि एक टाई मेंबर है जो ट्रस में है, जो किसका यूज किया गया है, तो एक एंगल का यूज किया गया है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए ये एंगल सेक्शन है और ये एंगल सेक्शन जो यूज किया गया है वो दो एंगल सेक्शन यूज किया गया है। एक एंगल सेक्शन ये है और दूसरा एंगल सेक्शन आपको ये है, ठीक है ना। हाँ, और इस एंगल सेक्शन का आपकी डायमेंशन दिया गया है ISA 90 × 60 × 10 mm, ठीक है ना। हाँ, दिखाई पड़ा ना। हाँ, चलो यहाँ से आपको पता चला कि ये जो एंगल सेक्शन जो लिया गया है वो किस में लिया गया है, पेयर में लिया गया है। इसका मतलब दो गो लिया गया है। उसके बाद करा है कि उसको बेल्डिंग किया गया है और आइदर साइड्स ऑफ गसेट प्लेट 12 mm थिक। और इसको क्या किया गया है कि 12 mm मोटा गसेट प्लेट के साथ, ये आपकी सपोज करिए कि ये गसेट प्लेट है और इस गसेट प्लेट की क्वेश्चन पढ़ने से आपको ये समझ आया होगा कि इसकी थिकनेस जो है वो 12 mm है। कितना mm है, 12 mm है। और इसके साथ क्या कनेक्ट किया गया है, रुकिए, इसके साथ आपको जो कनेक्ट किया गया है वो इस एंगल को कनेक्ट किया गया है। और ये एंगल का जो डायमेंशन आपको गिवन है वो कितना है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये एंगल सेक्शन है जिसका नाम है ISA, कितना है 90 × 60 × 10 mm, ठीक है ना। हाँ, तो कह रहा है कि गसेट प्लेट के आइदर साइड कहने का मतलब दोनों साइड। आइदर साइड कहने का मतलब आप लोग क्या समझेंगे, इस गसेट प्लेट के दोनों साइड ये वाला एंगल क्या किया गया, कनेक्ट किया गया है, ठीक है। हाँ, और कनेक्ट करके वेल्डिंग मारा गया। तो आप यहाँ से बड़े आराम से इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये जो वेल्डिंग मारा गया है एंगल सेक्शन को गसेट प्लेट के दोनों साइड लगा करके, तो ये जो एंगल यूज किया गया उस एंगल का थिकनेस कितना होगा, तो इस डायमेंशन से आपको पता चल रहा होगा कि सर इसकी थिकनेस 10 mm है। कितना mm है, 10 mm है। चलो यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। जब यहाँ पे कनेक्ट कर रहे होंगे एंगल को तो आपको हमेशा दिक्कत आएगा कि सर लंबा वाला लेग को कनेक्ट करें कि छोटा वाला लेग को कनेक्ट करें। तो वो आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, आपको क्वेश्चंस में गिवन रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि थ्रू द लॉन्गर लेग, गसेट प्लेट में जो कनेक्ट किया गया है
वो लंबा वाला लेग यानी बड़ा वाला लेग को कनेक्ट किया गया है। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तभी हम लोग क्या करते हैं, लंबा वाला लेग को ही कनेक्ट कर देते हैं गसेट प्लेट में। चलिए यहाँ तक आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। आगे पढ़ते हैं डिज़ाइन द वेल्डेड जॉइंट। जैसे ही डिज़ाइन कह दिया मतलब आप सोचेंगे कि साइज ऑफ वेल्ड आपको खुद से सेलेक्ट करना होगा और कितना दूर में वेल्डिंग करना है यानी इफेक्टिव लेंथ आपको खुद से सेलेक्ट करना होगा। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ने से आपको ये पता चल रहा है इफ़ द परमिसिबल स्ट्रेस इन एंगल, एंगल जो है ये एंगल है, इस एंगल का परमिसिबल स्ट्रेस गिवन है तो लिखेंगे यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस इन एंगल। ये जो गिवन एंगल है उसका स्ट्रेस दिया हुआ कितना, 150 MPa, ठीक है ना। हाँ और आगे कह रहा है कि एंड फिलेट वेल्ड आर 108 MPa। जब देखिए पहले आपको एंगल है तो एंगल का स्ट्रेस है, फिर फिलेट वेल्ड है तो फिलेट वेल्ड का स्ट्रेस है। आपको यहाँ पे ये भी दिया हुआ है परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ वेल्ड। वेल्ड का आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 108 MPa मेगा पास्कल। और एक चीज़ ऊपर दिया हुआ है थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट दिया हुआ, थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट कितना दे रखा है, 12 mm। क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको एक चीज़ और गिवन हो जाएगा कि सर हमारा थिकनेस ऑफ एंगल पता चल जाए, दिखा पड़ना थिकनेस ऑफ एंगल का थिकनेस भी पता चल गया कितना, 10 mm। चलो इतना चीज़ आपको पता चल गया। अच्छा एक बात बताइए, आपको मोटा वाला प्लेट कौन है, बोलो मोटा गसेट प्लेट है कि मेंबर है। तो सर मोटा वाला प्लेट आपको गसेट प्लेट मिला और पतला वाला प्लेट जो मिला वो हमको मिला, कौन सा मिला, बड़े आराम से समझिए। एंगल वाला प्लेट पतला है और एंगल जो है एंगल सेक्शन जो पतला है और गसेट प्लेट जो आपको मोटा है। तो बड़ा आसानी से यहाँ पे इतने सारे डाटा के हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इसको इरेज कर देते हैं, आप साइज ऑफ वेल्ड पता कर सकते हो। तो सबसे पहले आप साइज ऑफ वेल्ड पता कर सकते हो। साइज ऑफ वेल्ड सबसे पहला स्टेटमेंट में आपको कैलकुलेट करना होगा साइज ऑफ वेल्ड। तो चलो साइज ऑफ वेल्ड जो हम लोग डिसाइड करते हैं तो डिसाइड करते समय दो बात को सोचना होता है कि मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड IS कोड के अनुसार कितना होगा और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड IS कोड के अनुसार कितना होगा। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही हम लोग साइज ऑफ वेल्ड को प्रोवाइड करेंगे, अडोप्ट करेंगे, ठीक। हाँ तो एक बात और कि साइज ऑफ वेल्ड जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उस समय कौन प्लेट का रेफरेंस लेते हैं, तो साइज ऑफ वेल्ड जब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें मोटा वाला प्लेट से हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड 12 mm थिक प्लेट यानी मोटा वाला प्लेट। चलो हम लोग IS कोड के अनुसार अगर सोचेंगे तो 0 से लेकर 10 mm अगर थिक प्लेट रहता था तो हम लोग 3 mm का बेल्ट साइज यूज करते थे। लेकिन अगर 10 mm से ज़्यादा और 20 mm तक अगर मोटा प्लेट रहता था तो हम लोग 5 mm का साइज ऑफ बेल्ट यूज करते थे। तो हम लोग यहाँ पे साइज ऑफ बेल्ट बोलेंगे 5 mm, यानी आपको मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट पता चल गया कितना, 5 mm। अब हम लोग मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट को चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट हमको कितना देना है। तो लिखेंगे मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट। तो मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट में दो चीज़ होता है, 4 राउंडेड एज के लिए, 4 स्क्वायर एज के लिए और राउंडेड एज के लिए। तो स्क्वायर एज के लिए क्या था, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट यानी पतारका प्लेट माइनस 1.5 करते थे। तो बताओ तो मोटा वाला प्लेट 12 mm और पतला वाला प्लेट आपका कितना है, 10 mm। यानी 10 में से अगर 1.5 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा
कितना मैक्सिमम साइज स्क्वायर एज का बिल्डिंग कर रहे हैं तो लेना होगा। तो हम बोलेंगे कि सर 8.5 mm का मैक्सिमम साइज ऑफ बिल्ड लेना होगा। अगर फोर राउंडेड एज के लिए बात किया जाए, राउंडेड एज की अगर बात किया जाए तो राउंडेड एज के लिए क्या होता है 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ पतार का प्लेट, थिकनेस ऑफ पतार का प्लेट, थिनर प्लेट, ठीक है ना। हाँ तो चलो बताओ यहाँ से कि 3/4 और थिकनेस ऑफ पतार का प्लेट कितना है। तो सर पतार का प्लेट आपका 10 mm है, लिखो। तो 10 mm जैसे ही लिखेगा तो आपको यहाँ से आ जाएगा कितना, तो ये 2 बार में कटेगा, ये 5 बार में, तो 5 से 15/2 यानी 7.5, यानी 7.5 mm, 7.5 mm मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट आया। तो देखो अगर आप ये वाला स्क्वायर एज का बिल्डिंग मारना चाहते हो तो 8.5 mm मैक्सिमम साइज ऑफ बिल्ड है। फॉर राउंडेड एज मारना चाहोगे तो मैक्सिमम बिल्ड साइज इतना है। तो आप अडोप्ट कितना करोगे, मिनिमम इतना है और मैक्सिमम ये दोनों इतना है। तो हम अडोप्ट कर लेंगे या प्रोवाइड साइज ऑफ बिल्ड, साइज ऑफ बिल्ड हम लोग कितना मान लेंगे 7 mm का साइज ऑफ बिल्ड मार लेंगे बेटर स्ट्रेंथ के लिए, ठीक। तो हम लोग एक काम तो डन कर लिया, साइज ऑफ बिल्ड कितना मारना है, कितना दूर में लगाना है वो पता चल गया। अब हम लोग करेंगे क्या, साइज ऑफ बिल्ड से हम लोग निकाल लेंगे फटाक से थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस तो लिखेंगे थ्रोट थिकनेस बराबर थ्रोट थिकनेस यानी टी, थ्रोट थिकनेस बराबर होता है के इंटू साइज ऑफ बिल्ड। अच्छा के की वैल्यू आपको गिवन यहाँ पे नहीं है, लेकिन साइज ऑफ बिल्ड हमने कितना पता कर लिया, इतना पता कर लिया। तो के की वैल्यू जब गिवन ना रहेगा तो हम लोग मान के चलेंगे परपेंडिकुलर है और के की वैल्यू यूज करेंगे 0.7 इंटू एस की वैल्यू कितना हो जाएगा 7। तो कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 4.9 mm, यानी थ्रोट थिकनेस पता चल गया आपको। साइज ऑफ बिल्ड अडोप्ट कर लिए 7 mm। कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर हम 6 mm अडोप्ट करेंगे तब कर लो, 5 mm करेंगे तो कर लो, 5 mm से ज़्यादा ही करो क्योंकि मिनिमम साइज कितना है 5 mm। तो 5 mm से ज़्यादा करेगा और 7.5 mm से कम करेगा। तो हम लोग ऐसा करेंगे 6 mm भी कर सकते हैं, 6.5 mm भी कर सकते हैं और 7 mm। तो राउंड फिगर में हमेशा अडोप्ट करोगे, आसान होगा, ठीक। हाँ चलो थ्रोट थिकनेस आपको पता चल गया। बस हम लोग मान लेंगे इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ को मान लेंगे एल इफेक्टिव, ठीक है ना। तो जैसे ही इफेक्टिव लेंथ को एल इफेक्टिव लिखें, देखिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं इधर इरेज करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा है इसीलिए इसको हम इरेज करते हैं। चलो बताओ कि अगर एल इफेक्टिव लिखा तो हमको यहाँ से स्ट्रेंथ पता चल जाएगा बेल्ट का। तो सर आप ही बना दो ना, चलो लिखो। तो यहाँ से लिखो स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट, दिखाई पड़ा ना। हाँ स्ट्रेंथ, ये वाला से नहीं दूसरा पेन लिखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट। बेल्ट का स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करते थे, तो स्ट्रेस, दिखाई पड़ रहा ना। हाँ स्ट्रेस गुने एल इफेक्टिव गुने थ्रोट थिकनेस, यही ना होता था। तो बताओ बेल्ट का स्ट्रेस कितना गिवन है, तो सर 108 MPa कहो या इसी को बोल दो न्यूटन पर mm स्क्वायर, दोनों सेम चीज़ है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एल इफेक्टिव नहीं पता है, थ्रोट थिकनेस आपको पता चल गया 4.9। चलो यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट पता चल गया। अब गलती से अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन पता कर लेते हो, एंगल सेक्शन, तब हम क्या करेंगे साइज ऑफ बेल्ट भी पता हो जाएगा, सॉरी एल इफेक्टिव पता चलेगा कि कितना दूर में हमको बेल्डिंग मारना है। तो अब हम जितना भी कैलकुलेशन करेंगे वो सब कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए, तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट के लिए। चलिए बताइए कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट के लिए जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उस प्लेट नहीं, यहाँ पे एंगल सेक्शन है ना, स्ट्रेंथ ऑफ ईच एंगल सेक्शन,
एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पे 2 एंगल सेक्शन यूज किए हैं, ठीक है ना, तो दोनों के स्ट्रेंथ दुगना हो जाएगा ना, दोनों साइमेट्री है। तो इस बात को समझिए कि स्ट्रेंथ ऑफ ईच एंगल सेक्शन हम निकाल रहे हैं। पहले एक के निकाल लेंगे और फिर वैसे ने मार देंगे दूसरे को तरफ। बड़े आराम से समझ लीजिए, पहले एक तरफ का लेंथ निकाल लेंगे साइज ऑफ बेल्ट के अनुसार, 7 mm साइज ऑफ बेल्ट के अनुसार। एक साइड में कितना दूर में हमको बेल्डिंग मारना वो निकाल लेंगे, तो दूसरा का साइड में उतना ही मार देंगे उसी तरह से, चूँकि साइमेट्री है, ठीक। हाँ, तो इसीलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ईच एंगल सेक्शन, हर एक एंगल सेक्शन का हम लोग स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। तो चलो बताओ कि एंगल सेक्शन जो आपने यूज किया है, एंगल सेक्शन जो आपने यूज किया है जिसका नाम है ISA, ब्लू कलर से इसको लिखेंगे 90 × 60 × 10 mm का, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए कि इतना डायमेंशन का आपने एंगल सेक्शन यूज किया है और आपको स्ट्रेंथ निकालने के लिए इस एंगल सेक्शन का एरिया पता होना होगा, और दूसरा स्ट्रेस पता होना होगा। तो स्ट्रेस तो गिवन है, इसमें नो डाउट स्ट्रेस आपको गिवन है। आपको गलती से अगर इस एंगल सेक्शन का एरिया पता चल जाएगा तो आप स्ट्रेंथ पता कर सकते हो। तो देखो तो बड़े आराम से, ये एंगल सेक्शन है, ये वाला क्या है आपका एंगल सेक्शन है, ये एंगल सेक्शन है, और ये बोला जा रहा है कि ये थिकनेस 10 mm है। कितना mm है? 10 mm है। और ये वाला आपको 60 दिया हुआ है, 60 mm, और ये वाला आपको दिया गया है 90 mm। तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे तोड़ देंगे इसको, तो 90 × 10 हो जाएगा, और यहाँ से ये 10 कम जाएगा, यानी 50 × यहाँ से यहाँ 50 × 10 हो जाएगा। और ये जब दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा इस एंगल सेक्शन का एरिया पता चल जाएगा। तो चलो बताओ, 90 × 10 करेंगे प्लस 50 × 10 करेंगे तो आपको आ जाएगा 1400 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। 1400 mm² इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन ये सारे कैलकुलेशन आप नहीं करोगे अगर आपको ये सारे चीज़ ISA का सारा स्पेसिफिकेशन आपको टेबल में गिवन है। ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन का सारा स्पेसिफिकेशन आपको टेबल में गिवन है। अगर टेबल ले जाना भूल गए एग्जाम में ना, तब ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आप मेहनती हैं, लेकिन जब आप टेबल का यूज करेंगे तो आप स्मार्ट हैं, ठीक है। तो आप खुद से सोच लीजिए, आप मेहनती बनना चाहते हैं या स्मार्ट बनना चाहते हैं। सर वैसे कहो, अपने से मान लेंगे स्मार्ट बनेंगे, चलो ठीक है। तो ये सारे कैलकुलेशन अब हम लोग टेबल के सहारा लेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे टेबल में जैसे ही निकालिएगा, टेबल किधर है? आर अगोर का। देखिए उम्मीद है कि सारों लोग को पास ये वाला टेबल आर अगोर का होगा। सबसे पहले आप पेज नंबर 8 में जाइएगा तो अनइक्वल लेग एंगल सेक्शन है, और यहाँ पे हमने यूज भी कर रहा है अनइक्वल लेग एंगल सेक्शन। 8 में जाइएगा, पेज नंबर 8। देखिए पेज नंबर 8 में आपने गया तो आपको मिला अनइक्वल लेग एंगल सेक्शन। तो आपने जो एंगल यूज कर रहा है, आपने जो एंगल इस सेक्शन यूज कर रहा है वो 90 × 6 का, कितना × 6 का? 90 × 6 का। तो जैसे ही यहाँ पे आइएगा ISA साइज में, तो ISA 90 × 60 पेज नंबर 8 में सबसे ऊपर ही है, सबसे पहले ही है। तो 90 60 ऐसे लिखा रहेगा टेबल में 90 60। तो इसका मतलब आप लोग को समझना है 90 × 60 दोनों अनइक्वल लेग का मल्टीप्लाई है। तो उसको सामने जाइएगा तो यहाँ पे आपको थिकनेस दिया हुआ है, उसके आगे आप टेबल को देखिएगा तो थिकनेस आपको दिया गया 10 mm। तो देखिए कि आपको थिकनेस 10 mm वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। थिकनेस बड़ी बड़ी mm है, 6 mm का भी है, 8 mm का भी, 10 mm का भी, 12 mm का भी है, लेकिन आपको यहाँ पे कितना mm थिकनेस वाला में जाना है? 10 mm वाला में। तो ISA 90 × 60 × 10 mm वाला के सामने जाइएगा ना तो उसका पूरा का पूरा कुंडली निकल जाएगा। इसको समझिए आपके क्या है, ये पतरा है और इस पतरा में सारे स्टील सेक्शन का कुंडली है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि 10 वाला लाइन, थिकनेस के लाइन में 10 वाला लाइन में आप ऊपर जाकर देखोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एरिया। और एरिया एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब टेबल में देखिएगा ना तो आपको एरिया सेंटीमीटर में रहेगा। 14.9
0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा और आप सारा डाटा यूज कर रहे हो mm स्क्वायर में, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, mm स्क्वायर में आप कन्वर्ट कर दोगे। तो ये इसका mm स्क्वायर में एरिया पता चल जाएगा, कहाँ से, टेबल से। चलो स्ट्रेस आपको ऑलरेडी गिवन है 150 MPa आपको स्ट्रेस गिवन है, यानी न्यूटन पर mm आपको गिवन है। यहाँ से आपको स्ट्रेंथ निकल जाएगा। एक चीज़ और, इसका और भी आइए से एक और भी कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसका दिया हुआ है। तो देखिए CXX दिया हुआ है। देखिए आप आइए से इसका हम थोड़ा सा ऐसा दिखाते हैं, ये वाला एंगल सेक्शन है, तो जो इसका CG होगा, इस CG का भी दिया हुआ है कि इसका CG बॉटम से कितना होगा और लेफ्ट से कितना होगा। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो दिया हुआ है CXX दिया हुआ है आपको कितना, तो 3.04 दिया हुआ है। अब टेबल को बढ़िया से देखिएगा, इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है, नीचे से इतना सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। और इधर लेफ्ट से, यानी ये वाला हो जाएगा लेफ्ट से, इधर से CYY कितना हो जाएगा, सॉरी ये वाला कितना हो जाएगा, CYY, ये वाला हो जाएगा CYY। तो बताओ CYY कितना हो जाएगा, तो CYY आपको गिवन है 1.55, ठीक है ना। हाँ तो चलो बताओ कि ये CXX यहाँ से यहाँ तक है, तो ये y बार है कि नहीं, तो यस सर ये y बार है। यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये x बार है कि नहीं, तो यस सर ये x बार है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि बॉटम से इसकी CG कितना होगा। तो इस एंगल सेक्शन की बॉटम से CG यानी CXX कितना है, 3.04 सेंटीमीटर। इसको mm में चेंज करोगे तो 30.04 mm। क्यों हमने mm में चेंज करी, क्योंकि इस सारा का सारा कैलकुलेशन हमको mm में ही करना है, इसीलिए हम लोग इतना कर दिया। चलो एक बात तो पता चल गया कि इस एंगल सेक्शन का एरिया हमने टेबल से कैलकुलेट कर लिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी CXX हम लोग कहाँ से कैलकुलेट कर लिया, बॉटम से कैलकुलेट कर दिया। अगर बॉटम से ना टॉप से कैलकुलेट करना चाहते तब क्या करते हैं, आपको आगे यहाँ पे दिया हुआ इसी टेबल में डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर यानी CG ऊपर से दिया हुआ है, ये अगला में कहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जस्ट आगे। तो ये टेबल की बात है, हम लोग टेबल जानेगा, ठीक है। ये यहाँ से अब हम इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद सारा का सारा कैलकुलेशन अब हम लोग करते हैं। ये वाला एक तरह से आप यहाँ से यहाँ तक आप इसको रफ वर्क में कैलकुलेशन करोगे, यहाँ से यहाँ तक आप क्या करोगे, ये वाला सारा चीज़ रफ वर्क में कैलकुलेशन करोगे। ये हम सब टेबल का यहाँ पे यूज कर दिए हैं, ठीक। आप डायरेक्ट लिखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ ईच एंगल सेक्शन इज इक्वल टू लिखिएगा स्ट्रेस गुने एरिया ऑफ एंगल सेक्शन, ISA 90 × 60 × 10। तो ये टेबल से हम लोग कितना निकाले, स्ट्रेस आ गया 150, ये गिवन था, और एरिया आपको कितना गिवन है, एरिया सर हम लिखेंगे 1401 mm स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिएगा, आपको स्ट्रेंथ निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ ईच एंगल सेक्शन। ईच एंगल सेक्शन, हर एक एंगल सेक्शन का स्ट्रेंथ मिल गया। बस इसको क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप क्या करो इसको थोड़ा सा कॉपी कर लो यहाँ पे पॉज करके। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन को स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है फॉर, यहाँ पे दिखाई पड़ना, हाँ, फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी, फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ वेल्ड। वेल्ड के मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं क्या, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड बराबर स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन,
स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन, ठीक है ना। तो चलो स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट कितना पता है, तो सर स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट किधर निकालें, स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट हमको ये पता चला, ये हमको स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट पता चला, तो सर 108 गुने एल इफेक्टिव गुने 4.9 और स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन कितना है, तो सर 150 गुने 1401। यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो एल इफेक्टिव पता चल जाएगा। एल इफेक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, 150 गुने 1401 डिवाइडेड बाई 108 गुने एल गुने 4.9। आप एल इफेक्टिव ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क में आप सीख लो कि एल इफेक्टिव डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करते थे। एल इफेक्टिव बराबर फार्मूला से लोड बट्टा स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो लोड कितना आ गया, तो ये हमारा लोड आ गया, तो लोड यही हो गया 150। लोड कितना है 150 बट्टा स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट कितना हो जाएगा, लोड टोटल कितना 150 गुने 1401 हमारा लोड हो गया, ये टोटल लोड हो गया ना, ये टोटल लोड हो गया। और स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट कितना हो जाएगा 108 गुने 4.9 गुने पर यूनिट लेंथ मतलब 1 mm में, ठीक है। तो इसको सोल्व करके यहाँ से भी एल इफेक्टिव निकाल सकते हैं, लेकिन इसको नहीं, आप यही लिखिएगा फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट बराबर स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन, हमेशा ऐसे ही निकालिएगा। अगर जिन लोग को फार्मूला प्रेमी होंगे तो वो इससे निकालेंगे, ठीक। हाँ चलिए, यहाँ से हम एल इफेक्टिव की कैलकुलेशन पहुँच गए। देखिए कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आया वो कितना आया 397.010 mm। इसको राउंड ऑफ करके हमने कर दिया। देखो इतना mm बिल्डिंग मारना था, तनी सा ज़्यादा मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं हो जाता, ठीक है ना। ज़्यादा राउंड ऑफ नहीं किया। 400 mm साइज का बिल्डिंग हमको मारना है, सॉरी 400 mm लेंथ में बिल्डिंग मारना है, साइज नहीं लेंथ में, ठीक है। एल इफेक्टिव कहने का मतलब यही हुआ, ठीक है ना। हाँ यानी एल इफेक्टिव भी आप पता कर लिए। अब आपको बिल्डिंग मारना है तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। बिल्डिंग में कने मारेंगे रख के, आप प्लेटवा को रखिए और बिल्डिंग मारिए। देखिए गसेट प्लेट को रखिए सबसे पहले, ये आपका गसेट प्लेट हो गया, ये आपको क्या हो गया गसेट प्लेट है, ठीक है ना। ये आपको गसेट प्लेट है, इस पर हम इसको रखते हैं और बिल्डिंग मारना चालू करते हैं। ये चलिए, ये हम ये गसेट प्लेट है और ये आपका क्या है एंगल है, ये क्या है एंगल है। अच्छा ये एंगल है तो ये एंगल कितना है 90 × 60 × 10 mm वाला एंगल है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला 90 होगा, क्यों, क्योंकि गसेट प्लेट के साथ ये लंबा वाला एज को कनेक्ट किए हैं, इसीलिए 90 होगा। अगर छोटा वाला एज को कनेक्ट करते हैं तो ये वाला 60 होता। चलो इतना बात तो आपको समझ आ गया, ये 90 होगा और इस प्लेट का थिकनेस भी आपको पता है। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि सबसे पहले तो ये वाला बिल्डिंग मार देंगे, इस साइड में आप बिल्डिंग मार देंगे, ठीक है ना। अब आपको ये पता नहीं चल रहा है कि हम ऊपर कितना बिल्डिंग मारें और नीचे कितना बिल्डिंग मारें, ऊपर कितना बिल्डिंग मारना है और नीचे कितना दूर में बिल्डिंग मारना है, यही आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो बिल्डिंग किए हैं, इस बिल्डिंग का जो CG होगा वो इस फोर्स के जितना लोड इस पर लग रहा है उस लोड के CG के लाइन ऑफ एक्शन पर कोइंसाइड करना चाहिए। ऐसा कर रहा है तभी आपका स्ट्रक्चर सेफ है, अदरवाइज आपकी फॉल्टी डिजाइन हो जाएगा, ठीक। तो इस बात को ध्यान देना है। फिर से सुन लीजिए कि जो बिल्डिंग का CG और ये जो सेक्शन यूज किए हैं उस पर जितना लोड आ रहा है उसकी लोड की लाइन ऑफ एक्शन के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक। हाँ तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इतना साइज में तो बिल्डिंग, इतना दूर में तो हम लोग बिल्डिंग मार देते हैं, लेकिन नीचे कितना दूर में मारेंगे और ऊपर कितना दूर में मारेंगे बिल्डिंग, कि बिल्डिंग का जो बिल्डिंग है उसकी CG
फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर कोइंसाइड कर देगा। तो ऐसा भी मान लेते हैं कि यहाँ पे नीचे L1 लेंथ में बिल्डिंग मारे हैं और ऊपर जो मारे हैं L2 लेंथ में बिल्डिंग मारे हैं। ऐसा मारने पर हमारा क्या हो रहा है कि इसकी सीजी बिल्डिंग का सीजी और फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर जा रहे हैं, ऐसा हमने मान लिया। और मान करके गलती से L1 L2 पता चल जाएगा, बस मार देंगे बिल्डिंग, बस यही तो काम करना है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान होना चाहिए कि टोटल इफेक्टिव लेंथ ऑफ बिल्ड कितना है। तो सर इफेक्टिव लेंथ ऑफ बिल्ड जो आपको है एल इफेक्टिव सर 400 mm है, यानी 400 mm साइज में बिल्डिंग मारना है। तो यानी L1 प्लस L2 और प्लस 90 डिग्री, ये सब मिला करके ने 400 मारना है। या सर सब मिला करके 400 mm का बिल्डिंग तो उतना दूर में मारना है, यानी L1 प्लस L2 दोनों मिला कर कितना बिल्डिंग मारने की ज़रूरत पड़ेगा। तो सर 310 mm। यहाँ से इक्वेशन एक आ गया। अगर गलती से कहीं से अगर एक इक्वेशन आप एक और लेकर आ जाते हैं तो 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन आपको L1 और L2 सोल्व हो जाएगा। तो आपको अगला इक्वेशन जो मिलेगा वो आपको मिलेगा कहाँ से, मोमेंट से। मोमेंट निकाल दें किसी बॉटम के अबाउट और आपकी इक्वेशन मिल जाएगा। तब तक इसको इतना कर लीजिए कॉपी, और कॉपी करने के बाद फिर आप क्या करोगे, आगे सॉल्यूशन करोगे। ठीक, इसको कर देते हैं इरेज। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ बात यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ बात लिखना होता है, इसको पॉज करके लिख देते हैं मिटा। देखिए हम लोग क्या किए कि ये सारे चीज़ इरेज कर दिए और यहाँ पे लिख दिए जो बात अभी बोला वही बात को। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेल्ट शुड बी सच दैट द सीजी ऑफ बेल्ट कोइंसाइड विथ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक, हाँ। ये वाला के बाद ये लिखेंगे स्टेटमेंट, और उसके बाद ये लिखेंगे, इसके बाद ये, और इसके बाद ये लिखेंगे। और उसके बाद आप क्या करोगे कि आपको मोमेंट निकालना है। तो आपको सबसे पहले टोटल लोड पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मोमेंट ले लेते हैं। तो स्टेटमेंट लिखना होगा टेकिंग मोमेंट अबाउट, बॉटम के अबाउट ले लेते हैं, ठीक है ना। बॉटम ऑफ एंगल के बॉटम से हम लोग क्या ले रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं। एंगल सेक्शन लिख दीजिए। ठीक, तो देखिए मोमेंट लेने के लिए आपको लोड पता होना चाहिए, और जहाँ से आप मोमेंट ले रहे हैं उससे सीजी तक उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ पता है तो आप मोमेंट निकालने में सक्षम रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि इस बिल्डिंग का ना मोमेंट निकाल रहे हैं, तो इस बिल्डिंग का पर यूनिट लेंथ में कितना लोड आ रहा है ये निकालना होगा, यानी पर यूनिट लेंथ में कितना स्ट्रेंथ आ रहा है ये निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट इन पर यूनिट लेंथ में इस बेल्ट का कितना स्ट्रेंथ आ रहा है। तो चलो बताओ यहाँ पे कि हम लोग जानते हैं स्ट्रेंथ बराबर पर यूनिट लेंथ में जो स्ट्रेंथ आएगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे बाबू, लोड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, लोड। ठीक है ना, हाँ। तो चलो बताओ पर यूनिट लेंथ में कितना स्ट्रेंथ आएगा। तो स्ट्रेंथ बराबर होता है काची, स्ट्रेंथ बराबर होता है स्ट्रेस और गुने एरिया, होता है ना। तो चलो बताओ स्ट्रेस कितना है। तो सर स्ट्रेस इसके लिए है, बिल्डिंग के लिए 108 है। कितना है, 108 mm है। उसके बाद आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालोगे जैसे ही तो आपको थ्रोट थिकनेस लिखना होगा। चूँकि फिलेट बेल्ट है तो फिलेट बेल्ट ये थ्रोट थिकनेस यही ना होता है। तो थ्रोट थिकनेस और गुने आपको यूनिट लेंथ में निकालना है, इसीलिए 1 mm हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ। चलो बताओ, इसको पॉज करके सॉल्यूशन करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमारा आया कि स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट, ये जो बिल्डिंग किए हैं ना उसका 1 mm में कितना स्ट्रेंथ आ रहा है, यानी कितना लोड आ रहा है वो पता चल गया। और वो आया कैलकुलेशन करने के बाद 529.2 न्यूटन का। यानी ये जो बिल्डिंग मारे हैं वो
कितना लोड को 1 mm जब बिल्डिंग मारेंगे तो कितना लोड को सहेगा, तो आप बोलोगे 529.2 न्यूटन का लोड को सहेगा। लेकिन आपको टोटल लोड कितना सहाना है, तो सर हमको टोटल लोड इतना सहाना है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन सहाना है, यही ना टोटल लोड आएगा मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। तो हमारा लोड पता है, कितना पता है, लोड पता हो गया 15 0.1401, यानी ये जब लोड पता है कितना है लोड, इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 210 150 आता है सोल्यूशन करने के बाद, ठीक है ना, इतना न्यूटन टोटल लोड है, ठीक है। हाँ चलो, हमको दो चीज़ यहाँ पता चल गया कि ये जो बिल्डिंग किए हैं उसको 1 mm में कितना लोड सह रहा है, और टोटल लोड पता चल गया कि इस एंगल सेक्शन की वजह से टोटल लोड कितना सह सकता है। चलो अब हम लोग मोमेंट निकाल देंगे, तो हम लोग बॉटम के अबाउट मोमेंट निकालेंगे। तो चलो बताओ कि ये जो बॉटम हमने लिया है वो बॉटम में L1 है, तो चलो बताओ L1 इंटू 1 mm में कितना लोड है, तो सर 1 mm में आपकी बिल्डिंग की वजह से लोड है 529.2 न्यूटन। चलो 1 mm में इतना लोड है तो पूरा L1 लेंथ में कितना होगा, तो L1 इंटू इतना हो जाएगा। अब इसी जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं उसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो सर 0 होगा। यहाँ तक कहानी कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग मूव करते हैं रेड वाला की तरफ। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना दूर में बिल्डिंग मारल है, तो सर 90 mm के दूरी में बिल्डिंग मारल है। 1 mm में कितना लोड आ रहा है इस बिल्डिंग में, तो सर 1 mm आ रहा है 529.2 न्यूटन। चलो अब बताओ, यानी यहाँ से किए तो टोटल लोड आ गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट की L1 से निकाल रहे हैं तो इसके अबाउट निकालेंगे, तो यहाँ से इसकी आधा पर आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, बोलिए। तो सर यहाँ से यहाँ तक इसकी कितना हो जाएगा, तो 90/2 हो जाएगा। CG पर ना होगा, इसके आधे हाथ पर, तो हो जाएगा 90/2 पर। चलो यहाँ तक आपने 2 कंप्लीट कर दिया, एक और बच गया, ये L2। तो चलो बताओ L2 हो गया, 1 mm में कितना लोड है इस बिल्डिंग का, तो 529.2 है। अच्छा बताइए कि टोटल कितना दूर में है, तो L2 दूर में है, इसलिए टोटल लोड पता चल गया। चलिए बताइए यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो सर यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 90, यानी यहाँ से यहाँ तक 90 लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ चलो इतना बात कंप्लीट हो गया, ये मोमेंट निकाल दिए। ये जो मोमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, तो इस टोटल लोड ऑफ सेक्शन के बराबर हो जाएगा। तो टोटल लोड इस सेक्शन का कितना है, तो सर टोटल लोड इस सेक्शन का 210 150 हो जाएगा। सर दोनों मोमेंट के बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट लिखा है कि जो बेल्ट का CG होगा वो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन यानी लोड के लाइन ऑफ एक्शन पर कोइंसाइड करनी चाहिए, इसीलिए दोनों को मोमेंट को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। चलो ये बात तो समझ आया। अब बताओ ये टोटल लोड है किसका, तो एंगल का टोटल लोड है, तो एंगल का CG कहाँ पे होगा, तो हम टेबल से देखे थे, अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा देते हैं कि ये टेबल से जो देखे थे उसका आया था 30.4 mm आया था इसका CG। तो लोड गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका CG पर होगा, तो यहाँ से बॉटम से CG जो हम लोग देखे थे जिसका नाम था CXX बराबर 3.04 सेंटीमीटर था टेबल में, लेकिन इसको mm में करेंगे तो आ जाएगा 30.4 mm, और CXX को बोल रहे थे बाई बार, यानी वर्टिकल डिस्टेंस है बॉटम से। चलो इतना कंप्लीट हो गया, बस इक्वेशन मिल गया। यहाँ से आपको L2 की वैल्यू सोल्व करिएगा, ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से जब इसको सोल्व कीजिएगा तो L2 निकल जाएगा। चलो सोल्व करके भी हम बताते हैं।
देखिए इतना को जब सोल्व कीजिएगा तब आपको आएगा 89.185 mm। L2 आपको पता चल गया 89 पॉइंट इतना, यानी इसको राउंड ऑफ करके लिख दीजिएगा। L2 को वो कित कर दीजिएगा 85 नहीं 90 mm कर दीजिए, ठीक है ना। इसको राउंड ऑफ करके लगभग लिख दीजिए 90 mm का बिल्डिंग मारना है, ठीक है ना। यानी L2 की वैल्यू आपको पता चल गया 90 mm। आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ L2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से निकल जाएगा आपको क्या 11। तो देखो तो 310 दोनों का जोड़ है और ये 90 हो गया, तो 310 माइनस 90 करेंगे तो हमारा आएगा 220। यानी L2 कितना दूर में मारना है, तो सर 220 mm में। तो सॉरी L1 कितना मारा 210 mm में, 220 mm में L1, ठीक है। हाँ चलो यहाँ पे बड़े आराम से देखोगे, यहाँ से ये पता चला कि L2 जो आपको लेंथ ऑफ बेल्ट पता चला, ये L2 ये कितना दूर में मारना है बेल्डिंग आपको, तो सर ये मारना है आपको 90 mm में, और नीचे वाला कितना मारना है 220 mm में, 220 mm में। तो यहाँ से निकल गया कि देखो तो L1 प्लस L2, यानी यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा ना, हाँ यहाँ पे दिखाई पड़ेगा ना, इरेज करके यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए इतना छापने के बाद आप यहाँ पे लिखिएगा, ये लास्ट है। देखिए तो यहाँ पे L1 जो निकला वो निकला 220 mm में, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको बेल्डिंग मारना है 220 mm, और L2 निकला 90 mm। मतलब ये ऊपर वाला जो है ना वो 90 mm बिल्डिंग मारना है। ये आपको पता चल गया, पूरा का पूरा डिजाइन पता चला कि आपको कैसे कैसे बिल्डिंग मारना है, ठीक। आपको यहाँ पे मेन बात ध्यान देना होता है। तो उम्मीद है कि आप टेबल समझ गए होंगे, और एग्ज़ाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है। देखिए समरी कर देते हैं 2 मिनट में। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये समझ आया कि आपको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के लिए आपको 2 बात नंबर पहला साइज ऑफ बेल्ट पता करो, दूसरा बात कितना दूर में बेल्डिंग करना है, यानी इफेक्टिव लेंथ पता करो। साइज ऑफ बेल्ट आप कैसे पता करोगे, तो आप साइज ऑफ बेल्ट जो पता करोगे वो मोटे वाला प्लेट के थिकनेस से करोगे। तो मोटा वाला प्लेट का थिकनेस हमको पता चला कि 12 mm है, तो 12 mm के थिकनेस वाला प्लेट से हमने साइज ऑफ बेल्ट सेलेक्ट किया, मिनिमम 5 mm और मैक्सिमम की 2 कंडीशन। अगर आप राउंडेड एज मारना चाह रहे हो तो आपको लेना होगा ये राउंडेड एज के लिए थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस स्क्वायर एज के लिए थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस 1.5 mm। अगर वो राउंडेड एज लेना चाहते हैं तो 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। यहाँ से मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट पता चला। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आपको प्रोवाइड कर देना है साइज ऑफ बेल्ट। तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया 7 mm। 7 mm से साइज ऑफ थिकनेस निकाल लेगा, थिकनेस का साइज, और थ्रोट थिकनेस का साइज निकाल लेंगे। उसके हेल्प से स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट पता कर लेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट पता चल गया, अब स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन पता कर लो। स्ट्रेंथ ऑफ जब सेक्शन पता कर लिए तब हम लोग को क्या मिला, स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन पता किए, दोनों को इक्वेट किए, इफेक्टिव लेंथ पता चला। इफेक्टिव लेंथ हमको ऐसा लगाना है, इफेक्टिव लेंथ में बिल्डिंग जो मारना है वो ऐसा सेक्शन में बिल्डिंग मारना है कि लेंथ जो बेल्ट का सीजी होगा वो फोर्स के यानी लोड के सेक्शन के लोड के लाइन ऑफ एक्शन पर कोइंसाइड करना होगा। तो उसके लिए आपको सोच समझ के बिल्डिंग मारना होगा कि कितना ऊपर बिल्डिंग मारना, कितना नीचे बिल्डिंग मारना पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए मोमेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मोमेंट ले लेंगे, और मोमेंट लेंगे बिल्डिंग का और लोड के मोमेंट के बराबर कर लेंगे। लोड कहाँ से मिलेगा, तो इस सेक्शन का जितना स्ट्रेंथ आएगा वही आपको लोड मिल जाएगा। तो वही किए, बेल्ट का मोमेंट और लोड का मोमेंट दोनों इक्वेट किए, आपको पता चल जाएगा कितना दूर में नीचे बिल्डिंग मारना है और कितना दूर में ऊपर बिल्डिंग मारना है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ पे गसेट प्लेट के दोनों साइड एंगल कनेक्ट किए हैं, फिर भी हम लोग क्या किए हैं, एक ही एंगल का सॉल्यूशन किए हैं, एक ही एंगल का सॉल्यूशन किए हैं।
अगर एक साइड भी रहता तो सारा सॉल्यूशन सेम ही रहता। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ लिखना होगा कि सेम एज अदर साइड। ठीक है ना, तो लिखेंगे सेम साइज ऑफ बिल्ड। यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा, चलो यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। यही चीज़ को, ये वाला चीज़ को यहाँ से हटाओ और यहाँ पे लिखो। ये वाला थोड़ा सा इरेज करते हैं, थोड़ा सा आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। देखिए टाइम दे करके सीखिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यही चीज़ को लिखेंगे। अभी हमने निकाला था L1 और L2। L1 कितना निकला था 220 mm और L2 कितना निकला था 90 mm। चलो यूजिंग 7 mm साइज ऑफ वेल्ड एंड टॉप में कितना वेल्डिंग किए हैं, तो 90 mm टॉप एंड 220 mm बॉटम। कॉमा देख लिखिए, कॉमा 220 mm बॉटम एंड 90 mm साइड एट 90 mm एट साइड्स ऑफ द एंगल विथ 12 mm थिक गसेट प्लेट। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देंगे, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देंगे, यहाँ पे इसको और इसको, आपको मिलेगा 6 मार्क्स। ठीक है ना, हाँ इस चीज़ को आप समझिएगा। अब एक टाइप का वेल्डिंग बच गया है, वो हो गया फिलेट वेल्ड और एक बट वेल्ड, यानी 2 लेक्चर और जाएंगे, वेल्डिंग कंप्लीट। छठ पूजा में ही वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा।